आपका पहला प्रश्न है कि पैराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ठीक है, तो पैराग्वे के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है सेंटियागो पेना। सेंटियागो पेना पैराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं, यह है इनकी तस्वीर। आपका एक और ऑप्शन है इसमें, तस्लीमा नसरीन। तो तस्लीमा नसरीन के बारे में आप जानते होंगे, ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है। ठीक है, इनका एक उपन्यास आया था 2019 में जिसका नाम था बेशरम। ये उपन्यास जो है इन्हीं की एक और उपन्यास थी लज्जा, उन्हीं की एक लघु उत्तर कथा थी। ठीक है, तो तस्लीमा नसरीन एक लेखिका है। सेंटियागो पेना पैराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। एक और ऑप्शन है आपका मारिया स्टेपनोवा। तो मारिया स्टेपनोवा है, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मारिया स्टेपनोवा रूस की लेखिका है। रूस की एक लेखिका है जिनको हाल ही में लिप्जिग पुस्तक पुरस्कार से नवाजा गया है। लिप्जिग पुस्तक पुरस्कार से 2023 से नवाजा गया है। ठीक है, इनको ये पुरस्कार किस लिए मिला है? तो इनको ये पुरस्कार इनकी एक कविता संग्रह है जिसका नाम है गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स। इनके एक उपन्यास गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स के लिए लिप्जिग पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। ठीक है, तो आपके इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका पैराग्वे के नए राष्ट्रपति हो गए सेंटियागो पेना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि क्रिकेट टूर्नामेंट एसीसी पुरुष प्रीमियर कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? ठीक है, तो हाल ही में ये काफी चर्चा में रहा था क्योंकि नेपाल एक नई क्रिकेट टीम है और इसने कम समय में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए हाल ही में जो एसीसी पुरुष प्रीमियर कप 2023 का आयोजन हुआ था उसको इस नेपाल की टीम ने जीत लिया है। और इसी जीत के साथ नेपाल जो है 2023 में होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, तो एसीसी पुरुष प्रीमियर कप 2023 को किस टीम ने जीता है? तो नेपाल की टीम ने जीता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ठीक है, तो आपका इस प्रश्न का उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा और ये इसके लिए जो है ऐसा पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर रहा है। इसका जो आयोजन है वो उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में होने वाला है। 4 शहर में होने वाला है। ये शहर है आपका लखनऊ, दूसरा वाराणसी, तीसरा गोरखपुर और चौथा में आपका गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जो खेल है इसका आयोजन आपका 25 मई से 3 जून तक इस गेम का आयोजन किया जा रहा है। और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आपका शुभंकर है, इसका शुभंकर इसका नाम है जीतू। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है आपका इसका आयोजन उत्तर प्रदेश कर रहा है। ऑप्शन के इस प्रश्न के उत्तर में जो अनदर ऑप्शन दिया है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसमें एक आपका ऑप्शन है हरियाणा। तो हरियाणा के बारे में कुछ जान लेते हैं। हरियाणा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि हरियाणा में ही उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित एक और चीज है कि हरियाणा में ही भारतीय रेलवे ने
भारतीय रेलवे ने 100% रेल विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। ये अपने आप में इंडियन रेलवे के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेलवे विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। ठीक है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो गया उत्तर प्रदेश आपका। हरियाणा का 2 कवर हो गया कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा जिसकी क्षमता 1400 मेगावाट रहेगी और हरियाणा में ही भारतीय रेलवे ने 100% रेल विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। ठीक है? इसमें एक और ऑप्शन है आपका है तमिलनाडु। ठीक है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में क्या है कि तमिलनाडु सरकार ने अपनी आपदा प्रबंधन नीति जारी की है। आपदा प्रबंधन नीति जारी की है। ठीक है? आपदा प्रबंधन नीति जारी की है और तमिलनाडु में ही एक और इम्पोर्टेंट है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य ये राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। ठीक है? तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी सारी जानकारियां हो गई। जो आपका ये प्रश्न है कि 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है उत्तर प्रदेश। ठीक है? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि किस देश ने वृद्ध वयस्कों के लिए दुनिया की पहली रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायर वैक्सीन एरेक्सवाई को मंजूरी दी है। ठीक है? तो दुनिया की पहली रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायर वैक्सीन वृद्ध वयस्कों के लिए एरेवैक्स एरे एरेक्सवाई को मंजूरी दी है। तो इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है आपका अमेरिका। ठीक है? एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जीएसके जीएसके की आरएसवी वैक्सीन को इसकी जो एक आरएसवी वैक्सीन है आरएसवी वैक्सीन को यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मंजूरी दे दी है। रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस इंसान को संक्रमित करने पर सामान्य सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। ठीक है? तो आरएक्सवी वैक्सीन हो गया आपका जिसको मंजूरी दिया है अमेरिका ने। इस प्रश्न में एक ऑप्शन है आपका इजराइल। तो इजराइल जो पिछले महीने काफी चर्चा में था, यहाँ की एक इंपॉर्टेंट न्यूज में है कि इजराइल में ही देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है। मतलब इजरायली सरकार ने जो एक न्यायिक सुधार करने की बात की थी, तो न्यायिक सुधार करने की बात करने के बाद मतलब करने के दौरान जो है न्यायिक सुधार से संबंधित कुछ विधेयक पेश किया गया था। इसको लेके देश में काफी विरोध हुआ था, देशव्यापी विरोध हुआ था, जिसके बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने का फैसला लिया गया। ठीक है? ठीक? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर हो गया अमेरिका। ठीक है? आपका अगला प्रश्न है कि दक्षिणी वायु सेना कमान के नए एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? ठीक है? तो नए ऑफिसर कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है बालकृष्ण मणिकांतन। ठीक है? बालकृष्ण मणिकांतन इस प्रश्न का उत्तर है। दक्षिणी वायु सेना कमान के नए एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ बने हैं। ठीक है? तो हम बात कर लेते हैं दक्षिणी वायु सेना कमान के बारे में। तो इसकी स्थापना जो है वो 19 जुलाई 1984 की हुई थी। 19 जुलाई 1984 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो केरल के तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम में इसका मुख्यालय है और ये जो दक्षिणी वायु सेना कमान है इसका आदर्श वाक्य है अंतरिक्ष पर हमारा नियंत्रण है। अंतरिक्ष पर हमारा नियंत्रण है। ठीक? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर हो गया बालकृष्णन मणिकांतन। इस प्रश्न में इसमें एक और ऑप्शन है नाम साजू बालकृष्णन। साजू बालकृष्णन
इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का लगभग मिलता-जुलता हुआ नाम है। एक है साजू बालकृष्णन, तो साजू बालकृष्णन की हम बात करें, तो साजू बालकृष्णन जो है वो साजू बालकृष्णन अंडमान और निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ बने हैं। तो ये कौन है? अंडमान और निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ बने हैं। ठीक है? तो आपका ये जो प्रश्न था कि दक्षिणी वायुसेना कमान के नए एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ बने हैं, उनका नाम है बालकृष्णन मणिकांतम, और एक और ऑप्शन में आपका नाम है साजू बालकृष्णन। तो ये जो है अंडमान और निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ बने हैं। ठीक है? आपका अगला प्रश्न है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ठीक है? तो नए मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता उच्च न्यायालय के बने हैं आपके टी एस शिवगणम। ठीक है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणम बने हैं। तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर है इस टाइम सी.वी. आनंद बोस। सी.वी. आनंद बोस, इन्होंने जो है टी.एस. शिवगणम को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई है। बात कर लेते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय की। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना है, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1862 में हुई थी। मुख्यालय कोलकाता है, और इसका जो कलकत्ता उच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है वो है आपका पश्चिम बंगाल, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी, और इसका जो अधिकार क्षेत्र है पश्चिम बंगाल है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गया आपके टी.एस. शिवगणम, और यहाँ के गवर्नर कौन है? सी.वी. आनंद बोस। ठीक है? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? ठीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका हमारा प्यारा भारत। ठीक है? ये जो खबर है अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूरोपीय यूनियन ने दिसंबर 2022 में रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो यूरोपीय यूनियन ने जो है दिसंबर 2022 में रूस के कच्चे तेल पर रूस के कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा दिया था। यूरोप रूस से अपने इस्तेमाल का 30% तेल खरीदता था। मतलब यूरोप जो है उसका जो यूज है उसका 30% तेल जो है वो रूस से खरीदता था, और प्रतिबंधों के बाद यूरोपीय देशों में तेल की किल्लत पैदा हो गई। इस प्रकार भारत की रिफाइनरी कंपनियां इस कमी को पूरा करने के लिए सामने आई, और अब भारत जो है यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। ठीक है? तो सऊदी अरब को पछाड़कर, मतलब इस मामले में अब सऊदी अरब दूसरे नंबर पे आ गया, और यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता बन गया आपका भारत। ठीक है? तो इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर हो गया भारत। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपका कि सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में एफएम रेडियो कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है? तो उद्घाटन किसने किया है? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया है। ठीक है? बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये जो है आपका एफएम रेडियो कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया। तो ये जो है 84 जिलों 84 जिलों में एफएम ट्रांसमीटर के स्थापना से लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर, 84 जिलों में ये इसकी स्थापना होगी। तो 35,000 वर्ग किलोमीटर तक कवरेज में वृद्धि की जानकारी 35,000 वर्ग किलोमीटर तक कवरेज में वृद्धि की जानकारी समय पर पहुंचाने, कृषि के लिए मौसमी भविष्यवाणियों को बताने और महिला स्व हेल्प ग्रुप को नए मार्केट से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।
तो इसके फर्स्ट फेज में जो टारगेट है कि 18 जिलों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन हुआ, तो 84 जिलों में 35,000 किलोमीटर स्क्वायर को कवर करना है इसको। ठीक है, तो इसका उद्घाटन जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है आपका विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जो है ये जीता है लूका ब्रेशन ने। लूका ब्रेशन जो बेल्जियम के खिलाड़ी हैं, इन्होंने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, ये जो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन आपका इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, और इस खिताब को जीता है लूका ब्रेशन ने, जो बेल्जियम से आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि नई दिल्ली के दिल्ली हाट में बाजरा अनुभव केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, तो बाजरा अनुभव केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है आपका नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो भारत के कृषि मंत्री हैं। ठीक है, एनएफईडी और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्देश्य मिलेट्स के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना और उनके उपयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, और हाल ही में जो है 2-3 साल पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2023 को मिलेट ईयर्स के रूप में मनाया जा रहा है। मिलेट में क्या हो जाता है कि मिलेट में आपके मोटे अनाज आ जाते हैं। ठीक है, मोटे अनाज में कौन कौन सा है? ज्वार, बाजरा, कोदो आदि मोटे अनाजों का अंग्रेजी में सम्मिलित रूप से जो है मिलेट कहा जाता है। अंग्रेजी में संयुक्त रूप से मिलेट कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर हो गया आपका नरेंद्र सिंह तोमर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 2023 में पुर्तगाल में होने वाली FIM जूनियर ग्रैंड प्रिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले भारतीय कौन है? ठीक है, तो ये जो 2023 में जो पुर्तगाल में FIM जूनियर ग्रैंड प्रिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होगा, उसमें भारत की तरफ से कौन हिस्सा लेंगे? तो ये पहले भारतीय हैं जो हिस्सा लेंगे। उनका नाम है जेफरी एमेनुअल और इनका संबंध चेन्नई से है। ये चेन्नई का रहने वाला है। ठीक है, ये इनकी तस्वीर। तो FIM जूनियर ग्रैंड प्रिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहले भारतीय कौन बनेंगे प्रतिस्पर्धा करने वाले? उनका नाम हो गया जेफरी एमेनुअल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स का खिताब हासिल करने वाली भारत की 11वीं महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स का खिताब जीतने वाली भारत की 11वीं महिला शतरंज खिलाड़ी है, जिनका नाम है आपका बंतिका अग्रवाल। बंतिका अग्रवाल भारत की 11वीं महिला शतरंज खिलाड़ी है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स का खिताब हासिल किया है। और ये जो है बंतिका अग्रवाल दिल्ली की रहने वाली है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की रहने वाली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप। अगला प्रश्न है एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बनी है? तो पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनी है, इस जोड़ी का नाम है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इन दोनों जो है स्वर्ण पदक जीता है किसमें? एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में। यह एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का केवल दूसरा स्वर्ण पदक है। दिनेश खन्ना ने 1965 में पुरुष एकल वर्ग में पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो आपका एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप है, तो इसमें पहली बार जो स्वर्ण पदक आया था 1965 में आया था, और उसके बाद यह दूसरा स्वर्ण पदक है जो 2023 में आया है। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न है आपका 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका लक्षद्वीप में जो है भारत की G20 अध्यक्षता में ही साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई है। सार्वभौमिक समग्र स्वास्थ्य पर साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक
लक्षद्वीप के बांगराम द्वीप बंगाराम द्वीप पर आयोजित हुई है। इस बैठक का उद्देश्य क्या है? बेहतर कृषि पद्धतियों, पौष्टिक भोजन तक अधिक पहुंच, स्वस्थ खाने की आदतों और पारिस्थितिकी रूप से जागरूक और टिकाऊ खाद्य उत्पादों के लिए अधिक अवसर पर काम करना है। ठीक है, तो साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक लक्षद्वीप के बंगाराम द्वीप पर हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, डिफेंस के नजरिए से भी देखें तो या साइंस और टेक्नोलॉजी के भी नजरिए से देखें तो। अगला प्रश्न है आपका कि डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने हवा से गिराए जाने वाले एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी 150 का पहला सफल परीक्षण कहां से किया है? तो इसका जो है, इसका उत्तर होगा पहला सफल परीक्षण गोवा के तट पर से किया है। ठीक है, ये जो एडीसी 150 है, यह स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए इस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर की क्षमता जो है, इसकी जो क्षमता है वह है 150 किलोग्राम। ठीक है, 150 किलोग्राम भार की है और इस कंटेनर को एडीसी 150 नाम दिया गया है। ठीक है, इस कंटेनर को एडीसी 150 नाम दिया गया है। तो इसका सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? गोवा के तट पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर पति पत्नी को तलाक देने का अधिकार दिया है? ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर हो गया अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 के तहत पति पत्नी को तलाक देने का अधिकार मिला है विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर। ठीक है, यह फैसला उन मामलों पर लागू होता है जहां दोनों पक्ष आपसी सहमति से तलाक चाहते हैं। यह कहां पे लागू होता है? आपसी सहमति से अगर तलाक लेते हैं तो। आपसी सहमति से तलाक लेते हैं तो ये लागू हो जाता है, या जहां एक साथी दूसरे के विरोध के बावजूद तलाक मांगता है। इस तलाक के लिए 6 महीने का वेटिंग पीरियड जरूरी नहीं है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें 6 महीने का जो वेटिंग पीरियड होता है ना, वेटिंग पीरियड फॉर 6 मंथ, वो कंपलसरी नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों और फैसलों को लागू करने का अधिकार देता है। तो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि अनुच्छेद 42 का क्या है मामला। तो अनुच्छेद 42 के तहत जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों और फैसलों को लागू करने का अधिकार देता है। ठीक है, इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर अनुच्छेद 142 हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि 2023 में भारतीय मूल की किस प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेत्री और लेखिका को प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका मीरा सयाल। मीरा सयाल जो है, मीरा सयाल प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार जो है, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय नाविक कमांडर अभिलाष टॉमी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अभिलाष टॉमी ने दुनिया की पहली सबसे खतरनाक गोल्डन ग्लोब रेस में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका दूसरा स्थान हासिल किया है। अभिलाष टॉमी इस रेस को पूरा करने वाला पहला भारतीय है। इस रेस को पूरा करने वाला पहला भारतीय है। अभिलाष टॉमी ने 29 अप्रैल को फ्रांस के लेस सेवल्स डी ओलोनो में यह रेस पूरी की है। इस प्रतियोगिता में दक्षिण अफ्रीका के कर्स्टन न्यूस्चफर पहले स्थान पर है। तो ये दूसरा स्थान है। तो पहले स्थान पे कौन है ये भी जान लेते हैं। तो इस रेस में जो पहले स्थान पे है वो कौन है? कर्स्टन न्यूज चफर। ठीक है, जो कहां से है? जो दक्षिण अफ्रीका से है। वो इस रेस में पहले स्थान पे है। ठीक है, तो इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर हो गया आपका दूसरा स्थान, और ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने इस रेस को जीता है। अगला प्रश्न है आपका कि मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक
कौन है? तो एग्ज़ाम में पुस्तक से संबंधित भी कुछ प्रश्न आते हैं, तो इस लहज़े से ये जो बुक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप में। तो इस पुस्तक को लिखा है आपका अमिताभ कांत ने। अमिताभ कांत ने लिखा। इससे संबंधित एक और जान लेते हैं कि एक और राइटर थे, जो या राइटर कहें, एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार का है, जिनका नाम था रणजीत गुहा। उनका हाल ही में निधन हो गया था। वो बहुत ही फेमस हिस्टोरियन था। चलिए, और रही बात इस बुक की, तो इस बुक का राइटर है आपका मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। इस पुस्तक के लेखक है आपके अमिताभ कांत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पीति घाटी की महिलाओं के लिए कितने रुपए मासिक प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस प्रश्न का उत्तर है आपका 1500 रुपए। ठीक है, स्पीति घाटी की महिलाओं को मासिक प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इस पहल को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि कहा जाता है। ये जो पहल है, इस पहल को और किस नाम से बुलाया जाता है? इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी महिला सम्मान योजना कहा जाता है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की बौद्ध भिक्षुणियों सहित सभी पात्र महिलाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। तो स्पीति घाटी की महिलाओं के लिए कौन सी ये योजना है जिसके तहत 1500 रुपया मासिक पेंशन मिलेगी? तो वो है आपका इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के साथ मिलकर रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार बिल्डिंग इंटरनेशनल रिवर सेंसिटिव सिटीज का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के लिए शहरी कार्य संस्थान के साथ मिलकर रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन किया गया है। ये आयोजन किया गया आपका नई दिल्ली में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है तेलंगाना। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि इस योजना के तहत अगर किसी की ताड़ी के पेड़ से ताड़ी इकट्ठा करते समय दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है, तो इसको जो है उस व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ताड़ के पेड़ पे चढ़कर ताड़ी उतारता है और उस दौरान दुर्घटनावश अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा और पैसा सीधे परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जो एक आम आदमी या तो कहें किसान या निम्न वर्ग के लोगों के लिए काफ़ी बहुत बड़ा एक सहायता राशि के रूप में ये साबित हो जाएगा। ताड़ी जो है, जिसे पाम वाइन कहा जाता है, एक मादक पेय है जो ताड़ की विभिन्न प्रजाति के वृक्षों के रस से बनती है, तथा ताड़ी अप्रैल माह से जुलाई माह तक ताड़ के पेड़ के फल से निकलता है। ये हमारा तेलंगाना राज्य हो गया। और ये जो बीमा योजना है, गीता करिकुलम बीमा योजना, ये ताड़ी निकालने वालों के लिए 5 लाख रुपए तक का एक दुर्घटनावश अगर मृत्यु होती है तो उसके लिए बीमा कवरेज प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर हो गया तेलंगाना। आपका अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 में लॉन्च की गई विवाद से विश्वास वन योजना किससे संबंधित है? तो विवाद से विश्वास वन योजना जो है, ये आपका संबंधित है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से। इट मीन्स ये तो कहें, ये एमएसएमई सेक्टर के लिए ये एक स्कीम है, जो विवाद से विश्वास योजना जिसका नाम है, ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित यह योजना है। ये जो योजना है, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कोविड-19 महामारी के दौरान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास को राहत नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। इट मीन्स यह जो है उस दौरान कोविड-19 के दौरान राहत नामक एक अभियान शुरू किया है। इस योजना के उद्देश्य महामारी से प्रभावित को राहत प्रदान करना है। यानी महामारी से प्रभावित जो बिजनेस थे उनको राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास योजना
आपको जो है वित्त मंत्रालय ने चालू किया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर हो गया सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित विवाद से विश्वास स्कीम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने भारत की पहली आधार सक्षम भुगतान प्रणाली एईपीएस के लिए चेहरा प्रमाणीकरण लाने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। चेहरा प्रमाणीकरण आधार पहली बार भारत की पहली आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए चेहरा प्रमाणीकरण लाने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए चेहरा प्रमाणीकरण पेश किया गया है। यह नई सुविधा एयरटेल के 5 लाख बैंकिंग बिंदुओं पर उपलब्ध होगी और आधार आधारित लेन-देन की पहुंच और सुरक्षा को बढ़ाएगी। जानते हैं कि ये चेहरा प्रमाणीकरण होता क्या है? तो किसी व्यक्ति के चेहरे का उपयोग करके उसकी पहचान करने या पुष्टि करने का एक नया तरीका है। ठीक है? तो किसी व्यक्ति के चेहरे का उपयोग करके उसकी पहचान करने या पुष्टि करने का एक तरीका है। तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर हो गया एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है? आपका अगला प्रश्न है कि 2023 में जेल में बंद किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता के प्रमुख पुरस्कार सच्चाई और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता जीता है? ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका कि 2023 में जेल में बंद किन महिला पत्रकारों ने सच्चाई और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता का संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता का प्रमुख पुरस्कार जीता है। तो इसमें ये जो तीनों नाम दिए गए हैं, ये तीनों को मिलकर ये पुरस्कार मिला है। इट मीन्स इसका अभिष्ट उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। इन तीनों के नाम है इलाहे मोहम्मदी जो ईरान से आती हैं, मतलब तीनों के तीनों जो है ईरान से ही हैं, लोफर हमीदी और नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, तो 2023 में जेल में बंद इन तीनों महिलाओं को सच्चाई और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता का प्रमुख पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि किस संस्था ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 6 से 8 के पाठ्यक्रम में कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सीबीएसई। तो सीबीएसई ने क्या किया है कि कक्षा 6 से 8 के कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के जो पाठ्यक्रम है उसमें कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने की घोषणा की है। इसके बारे में जानते हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों में स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन की सोचने, सीखने और सामान्य रूप से इंसान की तरह काम करने वाली मशीन को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो गया कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सा नाम गलत लिखा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया है, तो ये सीबीएसई बोर्ड ने किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 में किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो अभिनव राज्य का जो स्थान दिया गया है वो स्थान दिया गया है आपको कर्नाटका को। ठीक है, कर्नाटका को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है। ये जो सर्वेक्षण है इसके अनुसार कर्नाटका सबसे अभिनव राज्य है और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है, तो इसमें सेकंड नंबर पे आता है दादर और नगर हवेली। ठीक है, अभिनव राज्य अभिनव राज्य का स्थान जो दिया गया है, अभिनव भारत नहीं अभिनव राज्य होगा। तो अभिनव राज्य का स्थान जो दिया गया वो कर्नाटका को दिया गया है। इसके बाद दादर और नगर हवेली है, दमन और दीव और तेलंगाना और तमिलनाडु है। मतलब इसको इसके बाद जो रैंक के हिसाब से दादर नगर हवेली हो गया, उसके बाद दमन और दीव हो गया, उसके बाद तेलंगाना हो गया और उसके बाद तमिलनाडु हो गया। ये रैंक के हिसाब से नाम है। ठीक है, जान लेते हैं इस सर्वेक्षण के बारे में। तो इस सर्वेक्षण का उद्देश्य भारतीय विनिर्माण फर्मों का नवोन्मेषी प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। जो भी जितने विनिर्माण फर्म है इंडिया में उसके नवोन्मेषी प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। और ये जो सर्वेक्षण है तो इस सर्वेक्षण को जारी कौन करता है? इसके सर्वेक्षण के जारीकर्ता के बारे में जान लेते हैं। तो इस सर्वेक्षण को जारी करता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी
और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इस सर्वेक्षण के जारीकर्ता कौन हो गए? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन जो है इस सर्वेक्षण को जारी करता है। ठीक है।